प्रश्न नंबर 28 जो कि हमसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि गैस के अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग। वर्गमाध्य मूल वेग क्या होता है? इसको हम टी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमसे पूछा गया है कि वर्गमाध्य मूल वेग गैस के परम ताप यानी कि टी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो वर्गमाध्य मूल मान है यानी कि सी बार वो परम ताप के वर्गमूल के यानी कि इस टी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। और यही क्वेश्चन सेम इस प्रकार से अथवा के रूप में भी आ सकता है। क्या क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सी बार बराबर होता है अंडर रूट में 3RT/m, जहाँ संकेतों के अर्थ जो है वो सामान्य है। अब सामान्य कैसे? सी बार का अर्थ होता है वर्गमाध्य मूल वेग, 3 कांस्टेंट है, वैल्यू है, आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है जिसे आर से डिनोट किया जाता है, टी यहाँ पर परमताप है, एम यहाँ पर द्रव्यमान है। तो अब हम देखें सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत से जो दाब का सूत्र है वो हम यहाँ लिखते हैं। हम लिखेंगे गैसों के अणुगति सिद्धांत, गैसों के अणुगति सिद्धांत से गैस द्वारा आरोपित दाब, गैस द्वारा आरोपित दाब ये हम लिखेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है वो आपने अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा, जो आपको पता होगा, जिसको हम बताते हैं पी के द्वारा। और पी बराबर होता है 1/3 m n कैपिटल सी बार स्क्वायर बटा वी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्या बन गया? ये दाब बन गया 1/3 m n c/स्क्वायर। यहाँ पर क्या कौन क्या है मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। m जो है, स्मॉल m क्या है? यहाँ पर अणु का द्रव्यमान है, एक अणु का द्रव्यमान है ये, एक अणु का द्रव्यमान है ये। कैपिटल N क्या है? तो कैपिटल N जो है ये वी आयतन में उपस्थित N क्या है? तो N वी आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या है। क्या है? ये अणुओं की संख्या है। उसके बाद सी बार क्या है? तो सी बार बराबर है वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग, ये मान है। ठीक है। अब हम इस समीकरण में जो v का इंटू है वो v का इंटू एस पी के साथ में कर लें तो हमें इस प्रकार से इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। इस प्रकार से मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए, इस v का इंटू आप p के साथ कीजिएगा तो आपको यहाँ मिलेगा पी वी, समीकरण 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे यहाँ पर, तो पी वी इक्वल मिलेगा 1/3 m n c/स्क्वायर। क्या मिलेगा? m n c/स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि स्मॉल m और n इन दोनों का यदि हम इंटू करते हैं तो इसको हम डिनोट कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल m स्मॉल m इंटू n बराबर क्या डिनोट कर देते हैं? हम कैपिटल M डिनोट कर देते हैं, जो यहाँ पर ग्राम अणुभार बन जाएगा। ग्राम अणुभार हो जाएगा ये। जब ग्राम जब ग्राम अणुभार हो गया तो ये पी वी बराबर हो जाएगा 1/3 कैपिटल m c/स्क्वायर। क्या हो गया? कैपिटल m c/स्क्वायर। हम इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। और हमें पता है तथा आदर्श गैस समीकरण से इस समीकरण का यूज हम करेंगे, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे आदर्श गैस समीकरण से, जो कि होती है पी वी बराबर आर टी। क्या होती है? पी वी बराबर आर टी होती है। समीकरण 2 में भी पी वी है और समीकरण 3 में भी पी वी है। जब समीकरण 1, 2 और 3 में दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में पी वी है, तो हम समीकरण 2 व 3 की समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना कर लेते हैं इन दोनों का।
कंपेरिजन कर लेते हैं। इन दोनों की हम जब तुलना करेंगे तो हमें मान मिलेगा यहाँ पर 1/3 MC² बराबर हो जाएगा RT 1/3 MC² बराबर क्या हो गया, RT हो गया। आई होप कि आपको यहाँ से इसका जो आंसर वो नज़र आ रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप 3 का इस RT के साथ कर दीजिए तो ये हो जाएगा MC² बराबर 3RT। M इधर ले आइए तो ये बटे में चल जाएगा, अपोन में चल जाएगा, तो C² बराबर हो जाएगा 3RT बटा M। ये M कैपिटल है, ध्यान रखिएगा आप। अब ये वर्ग लगा हुआ है यहाँ पर, तो जब हम इस वर्ग को हटाएंगे तो ये इधर वर्गमूल में स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो C² इक्वल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3RT अपॉन कैपिटल M। तो देखिए यही आंसर जो हमसे पूछा गया था वो यहाँ पर आ चुका है। प्रश्न नंबर जो अथवा वाला था उसके अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर सिद्ध हो गया। और फर्स्ट में क्या करना था, हमें C² अनुक्रमानुपाती अंडर रूट में T लेके आना था। तो इसको हम इस प्रकार से बदल सकते हैं, देखिए ना कि यहाँ अंडर रूट के अंदर आप देखिए 3 इसका मान फिक्स होता है, सार्वत्रिक नियतांक का मान फिक्स होता है, गैस के लिए संख्या होती है अणुबार, तो हर यानी कि ये भी संख्यात्मक मान ये भी फिक्स है। टेम्परेचर डिपेंड करता है, तो यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि या जो गैस की वर्गमाध्य मूल वेग निर्भर करेगा वो T के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो C² अनुक्रमानुपाती अंडर रूट T। तो हम बोल सकते हैं अतः अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग, गैस के अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग, गैस के अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, जो कि हमसे पूछा है इस प्रकार से। क्या पूछा है देखिए कि एक बर्तन में गैस के n अणु है। कितने अणु है? n अणु है। यदि अणु संख्या आधी कर दी जाए, अणु संख्या क्या करना है? आधी करना है, तो गैस के दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गैस की कुल गतिज ऊर्जा तथा वर्गमाध्य मूल वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर हमें पता है सूत्र गैस के अणुगति सिद्धांत से, जो दाब होता है तो उस दाब का सूत्र होता है P बराबर 1/3 mN/C² बटा P। ये सूत्र होता है। यहाँ पर गैस के n अणु हैं। कितने अणु हैं? ये n अणु है। स्मॉल आ जाए तो भी आपको ये n मानना है यहाँ पर, और कैपिटल आ जाए तो भी अणु संख्या n है। यहाँ पर अणु संख्या आधी कर दी जाए तो गैस के दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं P अनुक्रमानुपाती n ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ से। अब ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर खाली क्या करना है कि गैस के अणु संख्या है, इसको ही आधी करना है, तो हमने अणु संख्या ही लिया यहाँ पर। तो P के जस्ट सामने है, B के जस्ट सामने रहता, तो आप सिंपल सा देखिए समानुपाती कहलाता है, अनुक्रमानुपाती कहलाता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया B समानुपाती n या P अनुक्रमानुपाती n। यदि V की बात करते तो V यहाँ पर इसके सामने नहीं था, ये इसके बटे में था, तो इसको 1/V लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं V जो है अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से P इन वही आता, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर n है। तो अब देखिए यहाँ पर इससे अणु संख्या क्या करना है? आधी करना है। जब इसको आप आधी करोगे तो ये जो जो दाब है ये भी क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। n को आधा करेंगे आप तो n ये p क्या हो जाएगा? p भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है?
अनुक्रमानुपाती का, यदि आप n को बढ़ाते हैं, यदि आप n को इंक्रीज करते हैं तो p भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यदि आप n को डिक्रीज करेंगे, n को मान को कम करेंगे तो p का मान भी कम हो जाएगा। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह या अनुक्रमानुपाती से हमें पता चलता है। और जबकि यहाँ पर इस कंडीशन में उल्टा होता है, यदि आप v के मान को इंक्रीज करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे, जो p है, दाब है, उसका मान डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि आप v के मान को डिक्रीज करते हैं तो जो p है उसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती में होता है और ये अनुक्रमानुपाती में होता है। तो आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यदि आप n को आधा कर रहे हैं तो दाब आधा हो जाएगा, यानी कि हमारा आधा उत्तर यहाँ खत्म हो गया। हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः अतः अणु की संख्या, अणुओं की संख्या आधी करने पर, अणुओं की संख्या आधी करने पर दाब आधा हो जाएगा। दाब कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर क्या पूछा यहाँ से, गैस की कुल गतिज ऊर्जा तथा वर्गमाध्य मूल वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, वर्गमाध्य मूल वेग का सूत्र क्या है। सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो यदि n अणु है, इसमें कितने अणु हैं, n अणु है उसमें, तो यहाँ पर जो इसकी कुल गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी NE। मैं यहाँ पर पूरा इसका जो स्टेटमेंट है वो लिख देता हूँ कि यदि गैस की माध्य गतिज ऊर्जा, गैस की माध्य गतिज ऊर्जा ई हो तो n अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा E1 बराबर क्या होगी, NE हो जाएगी। तो यहाँ स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या आधी करने पर, अणु की संख्या आधी करने पर कुल गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये भी आधी हो जाएगी। क्या है, एन ही है। यदि हम इस एन को आधा कर रहे हैं, अणु आधा कर रहे हैं, तो इसकी जो संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और लास्ट यहाँ पूछा है कि वर्गमाध्य मूल वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम वर्गमाध्य मूल वेग का सूत्र यहाँ से देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो चूंकि वर्ग माध्य मूल वेग, तो वर्ग माध्य मूल वेग का सूत्र होता है, अभी हाल हमने इसको प्रूफ किया था, c बार इस बराबर 3RT/m, यह होता है। अब इसमें कहीं भी जो n है वो नहीं आया है इस फॉर्मूले में। जब इसमें n नहीं आया है तो इसके वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें यह लिखना है, यह गैस के अणुओं की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर क्या है, नहीं करता है। अतः अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या आधी करने पर, अणुओं की संख्या आधी करने पर वर्ग माध्य मूल वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया। उसके बाद हम अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, जो कि पूछा है, बोयल का नियम क्या है, अणुगति सिद्धांत से इसे निगमित कीजिए। बोयल का नियम हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम जो है बॉयल ने दिया था, जिसे हमें सिद्ध करना है ना। क्या नियम था
कि गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन यानी कि V, उसके दाब के यानी कि P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इस प्रकार से हमें इसका जो आंसर है वो लेके आना है, या ऐसा आंसर लेके आ जाए, क्रॉस इन दोनों का इंटू करेंगे तो PV समानुपाती क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं PV बराबर क्या लाना, हमें नियतांक यहाँ पर लेके आना। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत से गैस का दाब कितना होता है। गैसों के अणुगति सिद्धांत से गैस का दाब जो कि होता है, क्या होता है, P बराबर 1/3 mNc/² बटा V होता है। समीकरण नंबर इसको अभी हाल एक नहीं देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा PV बराबर 1/3 mNc/²। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हम mn को कैपिटल M ले लेते हैं, है ना, क्या ले लेते हैं, कैपिटल M ले लेते हैं, जिसे हम ग्राम अणुबार बोल सकते हैं या गैस का द्रव्यमान बोल सकते हैं, है ना। ग्राम अणुबार बोल सकते हैं या गैस का क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान बोल सकते हैं। क्या हो गया, ये गैस का द्रव्यमान हो गया। जो जो समीकरण नंबर 1 है वो हमारी इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए समीकरण नंबर 1 से तो ये हो जाएगा PV बराबर 1/3 कैपिटल MC/²। समीकरण नंबर 2। उसके बाद हमें आदर्श गैस समीकरण का यहाँ पर देखिए आप, हमें आदर्श गैस समीकरण नहीं लाना, यहाँ पे हमें क्या लाना है, हमें यहाँ पर जो है बॉयल का नियम प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है। तो देखिए PV बराबर आ गया। यदि हम इसको नियतांक प्रूफ कर दें कि वास्तव में नियतांक होता है कि नहीं होता है, तो इसको हम प्रूफ कर देंगे। यहाँ देखें, परंतु C बार जो है ये का स्क्वायर जो है ये ताप पर निर्भर करता है। अतः जो C/² है ये फिक्स होगा, तब होगा जब स्थिर ताप पर होगा। अतः अतः स्थिर ताप पर, स्थिर ताप T पर C/² एक नियतांक है। क्या है ये, एक नियतांक है होगा। कैपिटल M भी क्या है, ये गैस का द्रव्यमान है। कैपिटल M क्या है, गैस का द्रव्यमान है। अतः ये भी नियत राशि है। अतः यह भी क्या है, एक नियत राशि है। गैस का द्रव्यमान भी क्या हो गया, एक नियत राशि हो गया। और जो वर्ग माध्य मूल वेग था ये भी नियत हो गया। जब दोनों ही नियत है तो हम बोल सकते हैं इस तरह, इसी तरह जो 1/3 है MC/² ये क्या हो गया, एक नियत राशि हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक नियतांक है। जब एक नियतांक है और इसको हम समीकरण नंबर 3 देते हैं, इन दोनों का हम कंपेरिजन करते हैं, या फिर जो 1/3 MC/² की जो वैल्यू यहाँ पे आई है एक नियतांक, इसको हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में लिखते हैं, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ मिल जाएगा समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से PV बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। यदि हमें बॉयल का नियम लाना है तो हम PV बराबर नियतांक ला सकते हैं, और यही क्या है, यही बॉयल का नियम है। ये किसका नियम है, यही बॉयल का नियम है कि स्थिर ताप पर जो गैस का द्रव्यमान का एक आयतन होता है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं। चार्ल्स का नियम लिखिए और अणुगति सिद्धांत के आधार पर इसे निगमित कीजिए। देखिए चार्ल्स का नियम हमें लिखना है, तो क्या नियम इसका, देखिए इसके दो नियम थे। दोनों नियम के माध्यम से जो स्टैंडर्ड बुक वो तो एक ही है यहाँ पर, लेकिन उनको जो लिखने का तरीका है वो तरीका अलग अलग है।
तो हमने यहाँ पर जो इसका स्टेटमेंट है वो लिया है कि स्थिर दाब पर क्या करना है, जो दाब है वो स्थिर है पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परमताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो आयतन है V वो उसके परमताप T के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V अनुक्रमानुपाती T ये हमें लेकर आना है। क्या लेकर आना है? V अनुक्रमानुपाती T हमें यहाँ पर लेकर आना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ यूज़ करना है गैस के अनुगति सिद्धांत से गैस का दाब, है ना, ये हम इसके निगमन में कर रहे हैं। तो गैसों के अनुगति सिद्धांत से गैस का दाब, तो इसका सूत्र होता है P बराबर 1/3 एम एन सी बार स्क्वायर बटा वी, इसका सूत्र होता है। यहाँ पर इसका दोनों का इंटू कर लीजिए आप, तो ये मिल जाएगा पी वी बराबर 1/3 एम एन सी बार स्क्वायर। क्या हो गया ये? पी वी बराबर एम एन सी बार स्क्वायर। एम एन को आप गैस का द्रव्यमान मान लीजिए, क्योंकि एम एन बराबर क्या मान सकते हैं हम? कैपिटल एम मान सकते हैं, जो कि क्या है? गैस का द्रव्यमान बन जाएगा, या गैस का ग्राम अणु भार यहाँ पर कहलाएगा। तो ये क्या बन गया? ये आ गया पी वी बराबर 1/3 एम एन की जगह हम कैपिटल एम लिख देंगे और सी बार का स्क्वायर हो गया, और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्योंकि जो एम है ये निश्चित रहता है, तो गैस का द्रव्यमान एम निश्चित रहता है, गैस का द्रव्यमान एम निश्चित रहता है, अतः दाब स्थिर रहने पर, दाब P स्थिर रहने पर, दाब P स्थिर रहने पर समीकरण 1 से आपको भी क्या करना, स्थिर करना है, और एम भी क्या है, स्थिर है। तो ये हो जाएगा P बराबर, हम इसको सीधा ही लिख लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस दाब को स्थिर कर रहे हैं, इस एम को स्थिर कर रहे हैं। तो n/3 ये भी संख्यात्मक मान है, तो v सीधा सीधा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा सी बार के स्क्वायर के, यानी कि तो v समानुपाती सी बार स्क्वायर ये आया है। लेकिन हमें लाना क्या था? v अनुक्रमानुपाती या समानुपाती टी लाना था। क्या लाना था? v अनुक्रमानुपाती टी लाना था। तो हम इस सी बार स्क्वायर की जगह टी लेके आते हैं। देखिए इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। परंतु गैसों के जो हमने एक वर्ग माध्य मूल वेग सूत्र स्थापित किया था, जहाँ पर ये मान आया था सी बार जो होता है वो परमताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा सी बार स्क्वायर बराबर अनुक्रमानुपाती टी बन जाएगा। तो परंतु सी बार स्क्वायर अनुक्रमानुपाती टी होता है समीकरण नंबर 3 से। दोनों की आप तुलना कर लीजिए, समीकरण 2 व 3 से। इस सी बार स्क्वायर, ये भी सी बार स्क्वायर, तो हम इस सी बार स्क्वायर की जगह ये टी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा है ना, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ पर V अनुक्रमानुपाती टी। क्या बन गया? ये V अनुक्रमानुपाती टी बन गया, और यही चार्ल्स का नियम है। क्या है? यही चार्ल्स का नियम है। प्रकार से ये जो चार्ल्स का नियम था वो भी यहाँ पर प्रूफ हो जाता है।